नमस्कार दोस्तों, अभिवादन। और बहुत सारी खबरें हैं जिनको आपको देना भी है और आपसे डिस्कस भी करनी है चीज़ें। आई होप कि आप लोग ऑनलाइन आ जाएँगे जल्दी, तो हम लोग बात कर पाएँगे सारे मुद्दों पर। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है, जिनमें से सबसे पहले तो हम घर की बात करें। और घर की बात ये कि कल एयर इंडिया ने कमाल किया। कमाल ये किया कि पहले तो डील हुई उनकी 220 हवाई जहाज़ों की, और वो हुई बोइंग के साथ में। उसके बाद में इमीडिएटली एक और डील हुई उनकी जो एयरबस की हुई। तो पहले वो 250 की हुई, 250 जहाज़ों की। यानी कुल मिलाकर लगभग 500 जहाज़ों की डील हो गई। और इस डील को करते हुए ये वर्चुअल सारी मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ फ्रांस से मैक्रोन जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्रेसिडेंट बल्कि, तो वो रहे वहाँ से। और ये सारी डील कल हो गई। नतीजा क्या निकला इसका? ज़बरदस्त ये कि भारत अब दुनिया में इस डील के बाद में, और ये जैसे ही हवाई जहाज़ यहाँ आते हैं, एविएशन इंडस्ट्री की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगा। ये इसके अलावा जो ये तमाम हमारे खिलाफ सोचा जाता है ना, एंटी एंटी अमेरिका कि हमारे यहाँ अमेरिका हमारे खिलाफ कुछ कर देगा या कोई आवाज उठेगी अमेरिका में, तो जरा सुनिए अमेरिका क्यों हमारे खिलाफ बोलेगा या नहीं बोलेगा, आप ही अंदाजा लगाइए। ये टोटल डील जो बन रही है एयर इंडिया की, ये 220 जहाजों की एक, 250 जहाजों की दूसरी, जो बोइंग की है 220 की, तो और एयर बसेस हैं वो 250 हैं। तो इसके बाद ये टोटल बनता है 46 बिलियन का हिसाब किताब। 46 यूएस 46 बिलियन यूएस डॉलर। और व्हाइट हाउस का ये कहना है कि इस डील के बाद में अमेरिका की 44 50 स्टेट है ना, 44 स्टेट्स में, अक्रॉस 44 स्टेट्स 1 मिलियन जॉब्स सपोर्ट होंगी। 1 मिलियन जॉब, लगभग 10 लाख जो एम्प्लॉयमेंट है अमेरिका का, वो भारत की एक अकेली इस डील के बल पर चलेगा। करे अब कौन बात करेगा अमेरिका से, या वो कैसे आपकी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे। और चलिए, इस डील को जब अनाउंस किया गया है, एयरबस एयर इंडिया, जो एयरबस और बोइंग दोनों के साथ में, ये 250 प्लेन की वो हुई, मैंने बताया 200 प्लेन की, ये 46 बिलियन इन टोटल। और इसके बाद में आगे चलिए खबर, तो ये तो एक खबर हुई ना। अगली दूसरी खबर चलते हैं। दूसरी खबर मैंने आपको दी थी कल, जो और आज सवेरे भी मैंने उसमें बात की है, सेमुर हर्ष के बारे में। सेमुर हर्ष पत्रकार, पुलित्जर अवार्ड विनर, जिन्होंने आपको याद होगा कि ये जो मैंने आपको बताया था, जो ये पाइपलाइन के जो ब्लास्ट होने की बात की खबर दी थी उन्होंने, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने वो खबर नहीं छापी, या नहीं छापी दी गई, या आप जानते हैं मीडिया की दुनिया कैसे काम करती है। तो सेमुर हर्ष ने उसको ऑनलाइन उस खबर को बर्स्ट किया था, और दुनिया आज उस खबर की तरफ देख रही है। इस बीच में सेमुर हर्ष ने अब स्टेटमेंट दी है कि उनके ऊपर अनप्रेसिडेंटेड, फिर मैं कह रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर आ रहा है कि उन्हें ये बताया जाए कि उनको किस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी, कि वो किसने ब्लास्ट कराया, कैसे कराया, डीप सी डाइवर्स गए, नॉर्वे ने ट्रिगर किया, ये तमाम बातें उनको किस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताई। उनको बेसिकली अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, बहुत दबाव उनके ऊपर इस समय डाला जा रहा है। तो उन्होंने अपनी इस बात को बाहर लीक कर दिया है, कह दिया है लोगों से। अच्छा, ये दूसरी खबर थी। इस खबर के बारे में भी अभी हम और चर्चा करेंगे, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ वीडियोस भी हैं इसको लेकर। और तीसरी एक खबर और आई, और वो भी बहुत जबरदस्त खबर है भारत के लिए। वो ये कि जनाब, ये जो ईयू ने बैन लगाया है, और बैन क्या लगाया है, बेसिकली कैप लगाई है, प्राइस कैप जो लगाई है रशियन ऑयल के ऊपर, उसको लेकर मुझे आपको बताना है। तो भारत ने अपनी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन किया है। हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो ये कह रही हैं कि यूरोप में ये कहा गया है कि जो रशियन ऑयल आ रहा है उसको रिफाइन करके आप फर्दर नहीं बेच सकते। तो भारत की रिफाइनरीज में पॉलिसी चेंज ये किया गया कि भाई हम रशियन ऑयल को अपने यहाँ रख लेंगे, और जो हमारे यहाँ का ऑयल है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो उन्होंने ये जुगाड़ निकाल लिया है, बाय मीडिया ये निकाला कि भाई ठीक है, आपको रशियन ऑयल नहीं चाहिए, मत लीजिए, हम रशियन ऑयल रख लेते हैं, हम तो उसको इंपोर्ट कर ही रहे हैं। हमने उसको रिफाइन किया, अपने यहाँ यूज किया, और जो अपने यहाँ का जो लोकल ऑयल था वो हमने आगे एक्सपोर्ट कर दिया। चलिए जी, ये हमने एक वे आउट निकाल लिया है, जिसके जरिए हमारा एक्सपोर्ट का भी इनकम बनता रहेगा, जो बाहर की जो सप्लाईज हैं वो चलती रहेगी, और हमारे पर ये कुछ उसी तरह का है ना, जैसे वो
यूरेनियम की कंजम्पशन को लेकर था कि हम अपना लोकल जो है इसको हम बेशक किस तरह से यूज करें कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो यूरेनियम हम खरीदते हैं उसके लिए चूंकि आईएईए के इंस्पेक्शन का खतरा रहता है कि भाई आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो भाई हम उस यूरेनियम को कैसे कंज्यूम करते हैं ये आप चेक कर सकते हैं। हम अपने यहाँ का लोकली जो निकला हुआ यूरेनियम है उसको कैसे यूज कर रहे हैं, जाहिर उस पर किसी का कोई हक नहीं है। तो ये ठीक वही चीज, वही टेक्निक जो है ये ऑयल पे लगाई जा रही है, जिसको हम यहाँ रशियन ऑयल जिसको रिफाइन कर रहे हैं अपने आप। इस बीच में नई खबर क्या आई है? नई खबर ये आई है जनाब कि रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस ने ये खबर दी है, तास में छपी है ये खबर, जिसमें वो बता रहे हैं कि अमेरिकन मिलिट्री बहुत एक्टिवली काम कर रही है और रिक्रूट कर रही है अल कायदा के मेंबर्स को, इस्लामिक स्टेट के मेंबर्स को यूक्रेन रशिया के में टेरर अटैक करने के लिए, तरह तरह के वहां अटैक्स करने के लिए इन लोगों को अप्लाई कर रही है। इनको एक फास्ट ट्रैक करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको सीरिया में कंडक्ट किया जा रहा है। और वो इस तरह के जो टेररिस्ट हैं जिनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस है पहले से, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है और उनको सीरिया ले जाकर ट्रेन किया जा रहा है ताकि रशिया के अंदर टेरर अटैक्स कराए जा सकें इन लोगों के जरिए। ये रिक्रूटमेंट करीब 60 ऐसे टेररिस्ट को अभी रिटेन किया गया है जनवरी के महीने में, इसी जनवरी के महीने में यानी पिछले महीने में 60 इस तरह के लोगों को वहां पर ट्रेन करके और रिक्रूट किया गया है। तो ओके, ये स्टेटमेंट जैसा कि मैंने कहा कि तास में रिपोर्ट हुई है और इसका लिंक भी है tas.com/defense/1575451। मैं इसका लिंक डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए डाल दूंगा ताकि आप उसको डिटेल में पढ़ पाए। ये हुआ। तीसरा मुझे आपको दिखाना है जनाब, एक जर्मन आए हुए हैं। जर्मन ये हैं कौन? सिक्योरिटी एंड पॉलिसी एडवाइजर जर्मनी में। इनका नाम है येंस प्लॉटनर। येंस प्लॉटनर साहब हिंदुस्तान में आए हुए हैं और हिंदुस्तान में वो अपनी जो सिक्योरिटी एडवाइजरी कर रहे हैं सो अलग, लेकिन वो कोशिश क्या कर रहे हैं, अपनी भाषा के जरिए भारत और रूस के संबंधों में कुछ दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किस तरह से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम है तो आपको शायद थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, मगर ये सुनिए। We are quite satisfied with the effect that this is having, and I would argue that even countries who are not formally part of this coalition, as India is not, are actually benefiting from the effects by prices going down. So I think this is good news that Russia is not able to earn as much money as it did in the past through its oil sales, and that remains in any case. जैसा कि आपने सुना, वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने कैप लगाई है उसकी वजह से वो मुल्क जो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है या हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, जैसे कि भारत नहीं है, उनको असल में फायदा हो रहा है। तो वो सरकासिज्म ये कर रहे हैं कि जैसे हम उस युद्ध में एक किस्म से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। दूसरा फिर वो क्या कह रहे हैं कि इस कैप का उनको फायदा हो रहा है, मगर हमें खुशी है कि इसका इम्पैक्ट रशिया पर ये पड़ रहा है कि रशिया जो है वो उतना नहीं कमा पा रहा है जितना वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कमा पाता, क्योंकि अगर उसको नॉर्मल प्राइस पे करना पड़ता तो वो ज्यादा कमा पाता, लेकिन अब चूंकि रिड्यूस प्राइस उसको बेचना पड़ रहा है, उसमें उन मुल्कों का फायदा हो रहा है जो इस किस्म के मुल्क हैं, भारत जैसे, जो उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। तो इस किस्म के लोग हैं जो बीच में कहीं कोशिश करते हैं कि सीधा ना बोल के आप दरार डाल लें, कोई ऐसी भाषा बोल दें जिससे कि उसके मायने गलत निकाले जा सके डिप्लोमेटिक तौर पर। ये उस तरह की कोशिशें हैं। खैर, तो ये भी मुझे आपको दिखाना ही था। ये थे येंस प्लॉटनर, जर्मनी के सिक्योरिटी एंड पॉलिसी एडवाइजर हैं। तो ये हुआ तीसरा। ओके, तो ये ठीक है, ये खबरें हुई। इसके अलावा असली खबर जो पाकिस्तान से आ रही है वो कल रात को ये आई, कल शाम को, कि फ्लिच ने उनकी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो और डाउन कर दी, 2 पायदान नीचे कर दी। 2 पायदान नीचे करते हुए वो पहले थी CCC प्लस, अब उसको कर दिया गया है CCC
माइनस। यानी इसके मायने क्या होते हैं मैं वो आपको दिखा दूं, इन रेटिंग्स के मायने जो होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, और वो है ये रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रेटिंग्स, जैसे इनको पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स है फ्लिच की दी हुई, सितंबर 15 को थी बी, जिसका मतलब होता है स्टेबल। जनवरी 18 को थी नेगेटिव, जो कि बी में थी, स्टेबल नेगेटिव दिया गया था इनको, बी दैट इज बी है ना। और फिर इनको दिसंबर में दिया गया, दिसंबर 2018 में बी नेगेटिव, जिसका मतलब है स्टेबल। अच्छा, फिर जुलाई 22 में इनको दिया गया बी नेगेटिव अगेन, मगर आउटलुक दिया गया नेगेटिव। आउटलुक इनका नेगेटिव दिया गया उस समय पर कि भाई जो नजर आने वाला था, तो यहाँ से नेगेटिव आ जाना, बी माइनस पे इनका जो है स्टेबल उन्होंने बताया। लेकिन उसके बाद जब जुलाई उसको दोबारा बी माइनस दिया जुलाई 22 में, तो उस समय उनको आउटलुक उन्होंने नेगेटिव बताया, और वो वाकई में नेगेटिव होना शुरू हो गया। यानी कि अक्टूबर 22 में जब उनको ट्रिपल सी प्लस दिया गया था, तो नॉन एप्लीकेबल, मतलब कि आउटलुक जैसी कुछ बची नहीं, बर्बादी हो गया आउटलुक। एंड अगेन द सेम सीसीसी माइनस, यानी आउटलुक अगेन नॉट एप्लीकेबल, यानी कि बर्बाद। तो बेसिकली ये है वो गेम। इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर मैं आपको देनी चाहूँ और, तो वो भी आप देख सकते हैं, ये है वो डिटेल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा पाकिस्तान डाउनग्रेडेड बाय फिच फॉर सेकंड टाइम अमिड आईएमएफ डिले, जिसमें फ्लिच उनको कह रहा है कि फिच उम्मीद कर रहा है कि इनको लोन मिल जाएगा आईएमएफ से, लेकिन डिरेलमेंट रिस्क उसको नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि उसके बावजूद लुढ़क जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बैड से वर्स हुई है पिछले महीनों में, और फिर ब्लूमबर्ग को कोट करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेडेड डीपर इनटू जंक टेरिटरी बाय फिच होगी, और बेसिकली आउटलुक बर्बाद है, आउटलुक उसका कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, ये हुआ। मगर इस सारे के बीच में एक अच्छी खबर जो भारत के लिए आती है वो ये रही, वो भी सुन लीजिए। ये रहा, कंट्रीज हैव चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, भारत टॉप कर रहा है। और ये मेरे ख्याल से हम सबके लिए म्यूजिक है कि चाइना को बीट करके हम एक नंबर पर पहुंच गए हैं। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इस समय हमारे यहाँ लोएस्ट पहुंच चुकी है, चाइना से ऊपर, वियतनाम से ऊपर। थाईलैंड, फिलीपीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया एंड श्रीलंका ऑल बिलो अस। और ये 14 फरवरी यानी कल की असेसमेंट है सारी की सारी जो आ रही है दोस्तों। तो ऑल गुड, आई थिंक इट्स साउंडिंग वेरी वेरी एनकरेजिंग एंड अच्छा, तो इस सब के बाद में अभी कल जो आउटलुक मैं बताऊं अपनी तरफ से, जो मुझे आपको बताना था पाकिस्तान के बारे में, कि अब 170 अरब के उन्होंने लगा दिए हैं टैक्सेस। ये 170 असल में है नहीं, मैंने आपको एक बार पहले भी इशारा किया था इस बात पे। ये दार साहब बोलते हैं झूठ, और ये झूठ का एक नया तरीका है कि पाकिस्तानी पब्लिक को कर रहे हैं गुमराह। 170, देखिए, जो आपको टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट आपको देखना होता है कि कितने का टैक्स है, वो हमेशा आपका ईयर देखा जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर टोटल का होता है, या क्योंकि ये टैक्सेस एक बार के नहीं लगाए जा रहे हैं। आईएमएफ ने साफ कहा है कि ये टैक्सेस ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया और खत्म हो गया, टैक्सेस जारी रहेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। यानी कि जून ऑनवर्ड्स जो आपका टोटल आएगा एक साल का, अब तो 2-3 महीने रहे हैं, उसको जब आप लगाएंगे बढ़े हुए रेट से, तो वो करीब 600 बिलियन तक पहुंच रहा है, जो कि ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 600 बिलियन सुनते ही इनके ऊपर ऐसी तैसी हो जाएगी, इनको लगेगा मार डाला पब्लिक ने हमको। तो वो अब फिलहाल इन्होंने कहा है 170 बिलियन, लेकिन ये 170 बिलियन इनको कलेक्ट करने हैं अगले 4 महीने में, जून तक। ये बात दार साहब गोल कर जाते हैं। तो दिस इज द आउटलुक कि अगले 4 महीने में इनको 170 बिलियन कलेक्ट करने हैं। उसके बावजूद ये सब के सब इंटरनल कंजम्पशन है, ये इनकी इंटरनल जो इकोनॉमी है उसके लिए है। मगर दरअसल तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है नहीं, इंटरनल तो उनका ब्लैक में भी चल रहा है, ग्रे इकोनॉमी जो चल रही है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है एक्सटर्नल डेट का क्या होगा। यानी एक्सटर्नल डेट में इनको अगले 4 महीने में चाहिए, 4.5 महीने में, बाय द एंड ऑफ जून इनको चाहिए करीब 7-8 बिलियन। ठीक है, 7-8 बिलियन। आज इनके पास कितना है? 2.9 ऑफिशियली जो बताया जा रहा है। और 2.9 में आप ये देखें, अगर आईएमएफ दे देता है इनको और सारा कुछ ठीक ठाक हो जाता है और टोटल 8 पे पहुंच जाता है इनका, तो आप ये देखें कि उसमें से 5 तो फिर वही हैं। कौन से वाले? वो 3 सऊदी अरेबिया वाले, 2 इधर वाले, वो सब जो इनके पास अभी जो ये है, ये भी कौन से अपने हैं, पैसे अपने नहीं है ना। तो इनके सबके मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कैसे ये जून तक सारे का सारा इनका अकाउंट जीरो पे आता है। जीरो का जो आता है उसमें ये क्या बताया जाता है आपको, हर एक एक्सपर्ट जो आपको बता रहा है वो बता रहा है कि जीरो का मतलब होगा ये -5 होंगे, -5 बिलियन पे चले जाएंगे।
जून के अंत में। वो कैसे? क्योंकि जो सऊदीज का पैसा है 3, जो 4 और जो 2 चाइना का दिया हुआ है डिपॉजिट में, ये भी तो कंज्यूम हो चुका है। और अगर ये कंज्यूम हो जाता है और आप जीरो पे है तो दैट मींस आप बेसिकली -5 में, क्योंकि वो 3 और 2 खर्च नहीं करने थे, वो सिर्फ डिपॉजिट था, ठीक है ना। तो मगर इसमें एक कैच है, और वो कैच क्या है जिसके बारे में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो है वो 2 बिलियन जो इन्होंने अभी तक नहीं पे किया है डिविडेंड से। यानी कि जिन लोगों ने एफडीआई लगा के यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, एफडीआई, उनके 2 बिलियन का जो डिविडेंड है वो इन्होंने न तो इस साल दिया है और अभी उनको देना है। वो भी तो जून में जाना है, मतलब जाना तो पहले ही था, अब वो निकाल नहीं पा रहे हैं लोग बेसिकली, क्योंकि ये अपने यहाँ से डॉलर्स को जाने नहीं दे रहे, ये गेम हो रहा है। तो बेसिकली इनके जो 5 का डाउन जाने का मतलब है वो दरअसल 7 डाउन जाने का है, क्योंकि 2 वो भी आप ऐड करें अगर तो पता लगता है कि आप -7 पे पहुंच जाते हैं बाय द एंड ऑफ जून। अच्छा, तो फिर क्या है, जाहिर है इनको इमीडिएटली आईएमएफ के नए प्रोग्राम के अंदर जाना है। उसमें कितना वक्त लगेगा, क्या शर्तें होंगी, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन आखिर आईएमएफ ऐसा क्या दे देगा कि जिससे आपके ये 7 भी पूरे हो जाएं, और अगर ये -7 में चूंकि आप होंगे और वो आपको मिल जाते हैं तो आप फर्दर क्या करेंगे। बाय द वे डोंट फॉरगेट, अभी इनको इसी पैसे में से 700 मिलियन चाइना के कमर्शियल 1.7 बिलियन चाइना के कमर्शियल बैंक को देने हैं, जिनमें से 700 मिलियन के रोल ओवर के लिए ये लोग पिछले कई महीने से लगे हुए हैं, जो इनको नहीं मिल रहा है। यानी कि चाइनीज का जो कमर्शियल बैंक है वो इनको रोल ओवर देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग से इतनी खराब है कि उसको मालूम है कि भैया आज 700 मिलेंगे तो मिलेंगे, कल वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि होंगे ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे इनका। तो ये गेम चल रहा है। तो बेसिकली वेरी वेरी डार्क स्टोरी which is happening in Pakistan right now। अच्छा, इस सब के बीच में मैं आपको कुछ चीजें इंटरनेशनल खबरों से और बता दूं। पाकिस्तान को तो चैप्टर हो ही गया जिसमें हम लोग अभी सवाल अपने कमेंट्स में और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आपको वापस ले जा रहा हूं अपनी उस स्टोरी की तरफ जो मैंने सवेरे की, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसको देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप या फेसबुक पर, क्योंकि वो स्टोरी बाहर जानी चाहिए। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ये जो स्कैंडल खोल रहा है ईयू में उनकी प्रेसिडेंट के ऊपर, जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्जुला फॉन डर लायन, उर्जुला फॉन डर लायन की जो करप्शन का खेल है वो अब इतना ऑब्वियस हो गया है कि जर्मनी की एक पॉलिटिकल पार्टी एएफडी ने एक प्रेस सर्कल किया है, और जरा देखिए कि वो 2 बातें बता रहे हैं। एक कि ये तो कोविड का जो किस्सा है, उनको उन्होंने ये कंफर्म किया कि भाई ये जो कोविड का जो खेल है वो बेसिकली झूठ पर आधारित था, और जो वैक्सीन का जो सारा खेल था वो झूठ पर लेकर लोगों को धड़ाधड़ वैक्सीन ठोकी गई। उसको मैं अभी डिटेल आपको और बताता हूँ, तो ये सुनिए। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलिया के चैनल 9 का एक बहुत बड़ा जो एंकर है, उन्होंने भी इस बारे में अपनी एक स्टेटमेंट दी है इस वैक्सीनेशन के बारे में, वो भी आपको सुनाता हूँ, दोनों एक के बाद एक। तो जरा पहले ये सुनिए कि जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है इस तमाम कोविड वाले झंझट को लेकर, और ईयू की प्रेसिडेंट की इस करप्शन के ऊपर। जरा सुनिए। The people have been lied to. It was a gigantic lie, and on this lie, everything that governments, especially in the Western democracies, did to infringe on people's rights, to take away their freedom, to lock them in their homes, imposing curfews, all of this was based on that gigantic lie. Ursula von der Leyen, EU Commission President, is now under a lot of pressure, and rightly so. The people have a right to know what went on in these contracts with her exchange of SMS with CEO Pfizer Bourla. The people need to know who they can hold responsible and accountable for whatever may have gone on behind the scenes. And things are changing now. Their house of cards is tumbling down, and it is doing so rightfully. And you know what? One more thing, though. I am sick and tired of being called a COVIDiot. And I'd much rather be a COVIDiot than being a gov-idiot. Because that's what all these people blindly trust.
because that's what all these people that blindly trusted their governments turned out to be. And I will say it again, it was never, never ever about public health. It was never about breaking any waves. It was always about breaking people. But, and that's the good news, they failed. It didn't work. And that I am very proud of, and I'm proud of the people that I am so honored to be allowed to represent. And I will continue to do just that. Thank you very much. जैसा कि आपने सुना ये, और इसके बाद में मैं आपको कुछ और भी सुना देता हूं इसी मुद्दों पर. मेरे ख्याल से ये वही. Adults across the country are today eligible for a 5th COVID booster shot. The recommendation is for those who have not had a booster shot in the past 6 months or a COVID infection. Let's bring in today medical expert Dr. Nick Coatsworth. Doc, good morning to you. Another jab, is it necessary? Well, Carl, the language is really important from ATAGI here. They've said that adults are eligible for a 5th dose. Note that they haven't recommended the 5th dose, and that's really important. The recommendation is for adults over the age of 65 and those with really severe medical conditions that put people at risk of COVID. And given that only 4 out of 10 Australians have had the 4th dose, I think you can probably bet that the number getting the 5th will be less. As you know, I'm not a glowing ambassador for more than 2 shots. I've just decided that I've had COVID a couple of times and I'm done with the vaccines. There's a big chunk of Australia that is done with it, and there's another chunk that is happy to keep having them. Is it capable of fighting new strains, this vaccine? Well, let's understand the science, which is if you get a 5th dose, your protection against severe disease is enhanced for around about 8 to 12 weeks. And then it returns to what it was after the 4th dose or the 3rd dose. So it's very transient protection, Carl. It's not increased protection for life. And that's the problem with these boosters. And, of course, eventually we're going to have to stop with these recommendations for ongoing boosters. I'm cognizant of also people in my life who are over the age of 60. Who are still incredibly nervous about getting That's such a problem. That's such a problem, Carl, because they needn't be. If you're a relatively healthy, over 60-year-old, and you're living at home and you're independent and you've had your doses of vaccine, then the likelihood of you going to hospital with COVID is extraordinarily small, and I don't think we've communicated that well. And the health department's still going out and saying, oh, you all need to be worried. Yeah, they're frightened. And they don't need to be worried. My patients don't need to be worried because most of them don't have the severe medical conditions that warrant that. The other thing that I'm concerned about is that if I have another dose, that I may get complications. I've seen all these reports on the internet about fit and healthy people just dropping down with heart issues, and it's still not obviously established yet whether or not the vaccine. देख रहे हैं तो जो हार्ट इश्यूज की बातें आ रही हैं कि जो अच्छे खासे हेल्दी लोग हैं जिनको बूस्टर डोजेज लगी, पता लगा वो ऐਵੇਂ खड़े खड़े टपक गए. ये कोई दौड़ रहा था, गिर गया, मर गया वही गांव में, पता ही लगा क्यों मर गया. एंड तो और मेजॉरिटी ऑफ देम हैड हार्ट अटैक्स. सो ये सब भी चल रहा है. खैर, और इस बारे में बात करते हैं. देखते हैं कि यहाँ क्या है. A letter to social media companies, Meta, Google, Twitter, TikTok, launching an oversight investigation into their report. ये दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि क्या है. ये पीछे बात चल रही है कि जो एलन मस्क ने जब ट्विटर टेक ओवर किया है तो सवाल ये उठाया जा रहा है, कुछ लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि भाई ट्विटर में जो चेंजेस आ रहे हैं और जो ट्विटर की तमाम पॉलिसी को जो बदला गया है, सोशल मीडिया की पॉलिसी को जो बदला गया है एलन मस्क के आने से, वो कितनी बेनिफिशियल है. जेंटलमैन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, बेसिकली गेम चेंजर हैं सोशल मीडिया में. तो दिस इज इट, सुनिए जरा. Texas Senator Ted Cruz sent a letter to social media companies, Meta, Google, Twitter, TikTok, launching an oversight investigation into their reported use of blacklisting content from users, including many, mostly even conservatives. In his letter, Senator Cruz emphasized that these methods have a major impact on the, quote, reach of content and accounts and, by extension, speech. Anyway, Senator Cruz is with us now. Would you maybe put Twitter in a little bit different category now because it looks like Elon Musk is trying to clean it up and exposing what had gone on prior to him, investing all this money in that company?
So absolutely, Elon Musk's buying Twitter is a game changer because he's done something that the big tech oligarchs never thought would happen, which is he's gone open kimono. He's exposed the corruption. He's exposed the censorship. He's exposed the collusion with Democrats in Congress, the collusion with the Biden White House, the collusion with the deep state at the FBI and the CIA and the DOJ. You know, in this new Congress, I am the ranking member on the Senate Commerce Committee. The Senate Commerce Committee has jurisdiction over about half the U.S. economy, including all of telecom and all of big tech. And so in my role as ranking member of the Commerce Committee, today I launched a full investigation into big tech censorship, where we are going to take the Twitter files. We're going to take what Elon Musk has made public and use that as a roadmap to go after Facebook, to go after Google, to go after YouTube, to go after TikTok, to go after all of big tech that is trying to silence conservatives. And we are going to bring accountability. We're going to bring transparency. We're going to shine a light and expose their collusion with Democrats and the deep state to try to silence conservatives. You have put out that 7 out of 10 Americans get political news from social media. What it's sounding like to me, Senator, is that you are demanding an audit similar to what Elon Musk did upon purchasing Twitter, which was very revealing in terms of, wow, how corrupt it was, how one-sided it was. And really, I think you can't monetize. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये थी मुझे जो आपको अपडेट देनी थी। आपको एक लास्ट वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ इससे पहले। इतने जर्मन साहब हैं जो आपको लेक्चर दे रहे हैं कि रशिया को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो ओके, अरे बाप रे, बहुत सारे दोस्त आ गए हमारे। ऑलराइट, तो मैं अब मुझे लगता है चश्मा बदला जाए पढ़ने के लिए। आपको आकाश भी आ गए हैं हमारे दोस्त। ओके, जय हिंद आकाश भाई, जय हिंद। और यूएई प्रेसिडेंट टर्की नॉट शहबाज शरीफ इज समथिंग रॉन्ग विद। नहीं सर, आपको पता नहीं। लो लेटेस्ट सुन लो, शहबाज शरीफ इसी हफ्ते जा रहे हैं टर्की। उन्होंने कह दिया भैया वेलकम करो ना करो, मैं आ रहा हूँ। तो वो आ रहे हैं, हेला उन्होंने बांध लिया है, इस हफ्ते जा रहे हैं। सो डोंट वरी, शहबाज शरीफ इज गोइंग टू टर्की। तो okay, BBC documentaries against the judgment of Supreme Court. Thus, it is an attack on Indian sovereignty and can be banned using this issue. Not only that, sir, even जो हमारे यहाँ के so called liberals हैं, जो हल्ला मचा रहे हैं कि BBC पर हमला कर दिया गया और पता नहीं BBC पे आग लगा दी गई, जो उनके ऊपर रेड हुई है, वो ये बात बड़ा कन्वीनियंटली आपको नहीं बता रहे हैं। वो ये कि BBC को ये जो नोटिसेस हैं इनकम टैक्स के, वो कई महीने पहले भेजे गए थे। ये सिर्फ ये एक टाइमिंग का सवाल है कि किस वक्त उनको यहाँ जाकर रेड डाली गई है। उनको नोटिसेस इस बात के लिए कई महीने पहले वे चले गए। तो बात BBC वाले वो नहीं बता रहे हैं कि उन्हें नोटिसेस मिले हैं इतने महीने पहले से जिसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब जब उनके ऊपर रेड पड़ी है तो वो ये लिबरल चोगा पहनकर डिस्को डांस कर रहे हैं। बट यू हैव अ वैलिड पॉइंट आकाश। गुड आफ्टरनून शिरीष भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। एंड समंथा सारासंग की firstly, welcome Samantha. I think you're for the first time on this channel, so welcome to you. And Modi ji deal with supposed lithium mining activism just the way he dealt with Narda Bachao. I don't know. आप Samantha जी एक काम कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली अपने कमेंट पर थोड़ा और लिखिए और एलिबरेट कर लीजिए कि आप क्या पॉइंट आउट करना चाह रही है, ताकि आप बात पर और बात की जा सके। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप रेज कर रही हैं। सो इसलिए गो अहेड, फिर मैं आपको इस बारे में कुछ और भी बताऊंगा। मेरे पास है कुछ कहने के लिए इस पे, बट आई एम वेटिंग फॉर यू टू राइट मोर। काइंडली राइट मोर एंड से व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू हिट एट। एंड अच्छा आपने लिखा भी है, अभी आते हैं उस पे। व्हाट वाज द पाकिस्तान वैलेंटाइन IMF's रिप्लाई ऑन वैलेंटाइन। अभी कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है दोस्त। बातें चल रही हैं क्योंकि अभी तक जो कुछ कहा किया जा रहा है, मैंने जैसे कि आपको बताया व्लॉग में शिरीष भाई, ये सबका सब इंटरनल इकोनॉमिक्स के लिए है। मगर जो रियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो एक्सटर्नल है। जो डेट इनका है, जो एक्सटर्नल डेट है, वो रियल इशू है जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट करेंगे, ना कि इंटरनल। मैंने बताया ना कि इंटरनली तो ये ग्रे इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी इनकी फल फूल रही है, वो चल रही है ना। मगर जहां ये फंस रहे हैं वो एक्सटर्नल डेट है, वहां पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जो रेमिटेंसेस थी, जो वर्कर से आती थी, वो इस बीच में फिर कम हो गई है। या तो लोगों ने अपने डॉलर्स पीछे होल्ड कर लिए हैं या हवाला चल रहा है पीछे से। ओके, समांथा जी आपने आगे लिखा है कि
Okay. And if the mining rights were given to Adani, he experienced dealing with his activity while working in Australia, Carmichael Mining. अभी तो अडानी को कोई राइट मिले नहीं है. मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्टेज भी आई है, बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट रियली गेट्स डाउन टू दैट. मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन अगर मैं समान था, इट विल टेक एटलीस्ट 3 years बिफोर द माइनिंग स्टेज गेट्स हम वहां तक आएंगे, वी गेट डाउन टू दैट. बट आई सीरियसली बिलीव कि in Indian circumstances, जिस तरह हमारी the way our bureaucracy works, I don't know whether you understand Hindi. That's why I'm turning to English, because it's so this is how it is. I mean, I don't think it will take at least 3 to 5 years around before Indian bureaucracy can really work it out and bring it to that level where any contracts will be awarded. So let's see how it goes. I don't know whether Adani will be involved in this or not as of now. Good noon, Arun Bhai. Very good afternoon. Does Pakistan start terrorist attacks in JK soon? If Pakistan captures terrorists, will it help to further isolate? देखो ये मैं ये नहीं जानता हूँ कि और क्या इनको आइसोलेट करना है. आइसोलेशन तो वो अपने ऊपर खुद लाद रहे हैं. बट अरुण भाई, व्हाट आई नो फॉर श्योर इज दैट and ये जो I was just reading Samantha's next comment. Okay, so no, but what I'm trying to tell you is that ये जो terrorist attack वाला game है, this game is about to be on, and I believe ये लोगों को, people are not going to take it very lightly that you have this kind of this quality of lithium, and you will easily mine it and become a power to reckon with. No, there will be disturbances, there will be social unrest that will be created, so we need to actually guard against all that. And the terrorism is the easiest thing that Pakistanis can do, so count them on this, you count them in. Okay, Samantha, sir, your videos are lectures of current world policy. Samantha, thank you so much. I am no lecturer and I don't wish to give anybody any lectures. I'm just trying to, in my small capacity, trying to give as much information as possible, which is not being talked about in current mainstream media. I seriously believe that we should talk about the issues which are really of concern to us. But I take your words as compliment, and thank you so much for that. Akash, and do keep coming, Samantha. It's a pleasure having you here. Okay, Akash कह रहे हैं, if Putin got a clue that Pakistan is behind upcoming terror attack, then only God bless Pakistan. But tell me, Akash, is it not a public knowledge now that Ukraine is being armed by Pakistan? And do you think if me and you are talking about it and know about it, do you think that Putin doesn't know about it? And do you think there won't be consequences? There would be. There would be consequences. The fresh wave of air raids from Putin is already coming in. It's already on. Okay. Akash bhai keh rahe hain ki then Sajid Tara will know the difference between democracy and fascist. That man, I mean, what are you talking about? I mean, I've been talking among the friends for a long time now. He is not what he appears to be, and I seriously believe, it's sad. Probably as a YouTuber, I should not talk about it, but I seriously believe that this the platform that is being used by these elements, some elements from Pakistan, they are kind of praising India left, right, and center. They get audience from here, and then somebody like Tarar comes and gives you lectures from that platform to all these Indians who go there on this platform to see some beauty. All right, let's put it this way, straight and forward. So basically, idea is, what is the intellectual content that they're providing in those platforms? Nothing. Just by giving this kind of intellectual orgasm that some of our people get, that go there and some Pakistani praising India, nothing goes better. It gives you such peace to these people. But fact is, it is this platform, it is such platforms which will be used to give you some kind of a misinformation at the right time when they decide about it, when they want to do it. And that's the danger lurking around when you stay in those platforms.
Now you know why I don't, try to run to these kind of platforms. You have, some of you have always been asking me. Okay, your views on action by the government department of BBC is I'm asking because I could not view your last two videos if you have covered. No, I have not spoken about it because it happened yesterday, BBC wala jo khel tha, and I have not done so because to me things are obvious. For me, there is this money laundering, tax evasion that has been going on, and this tax evasion has been pointed out months ago, and BBC of late, if you look at their programming, if you look at the people that have been, well, why talk about India and Modi and everybody else? Why not talk about the British who are actually now taking action against the BBC chairman? Is there anybody to talk about that now? वो अपने घर में फंसे हुए भाई, हमारी तो बात ही अलग कीजिए. So, or what is important is they are just pointing out at the timing simply because it suits them. They are trying to build up a narrative on the basis of the timing, but not on the facts. Why don't they come out with their money trail? So, Akash bhai keh rahe hain hamare, Babar Azam should be made finance minister. He gives stability to the innings. Samantha, chaliye. You forced me to talk about it. Samantha, it is like this. While this entire agitation was going on, and Medha Patkar was trying to stop it, the Namadabad dam activity was going on, there was a huge noise at that time. And we have in India, an award-winning novelist of that time. I used to work with her at that time. My views about her changed from there on. When she wrote that essay, I was working in a publishing house at that time, and the publishing house actually published that essay in Hindi, and it was made available all over the place. There were NGOs that bought it in bulk, and so I know that this is what NGOs planned. They planned that book. They bought that book from the publishing house and basically, distributed all around. So that's how it worked. And then there was a lot of air that is created around this time. The protests against the dams at that point were very, very new. So this novelist, let's name her, Arundhati Roy. She wrote that essay and then went on to Namda. There were pictures, there were media hype created around that time with Medha Patkar, and Medha Patkar was like the activist of those years. Then came another essay that she wrote that was on the nukes, and that kind of put me off. From there on, I never went back to this lady, and my all connections broke down after that because I saw no sense. You can have flowery language, you can have wonderful stylist language, but for heaven's sake, you have to understand what is a nuke and why you need and why you don't need and how you use it. You create a one-sided story and become an activist and get funding. Why would you sit down, work on a book which takes years and then get some royalties of advance and whatever, if you can get that money much more easily getting in as an NGO activist, that gives you much more money. That also brings me to a point. For example, there is another gentleman, I won't name him, I will not name him at all, but he came to India promising me, he got to India asking me to sponsor, and then said that I should help him in getting to India and writing a book. He came to India in the name of writing a book, and then roamed India for 4 months and never wrote even the index of that book. Never, ever. He never mentioned one word of that book. At one point of time, he had it written on his Twitter intro, that he's writing that in that book, such and such book. Over the months, even that disappeared. So, all that because if you write a book, it takes years. But if you're doing that during that time itself, you can go on television and make lakhs. Why the hell will you write a book? Why will you get into that intellectual exercise
if you can make money just by appearing in front of television and doing some blah blah, it may make sense to some to may some not. You may create, you know, lot of hoopla, but you'll get your money, and that's why they came for. They came to India for that only. So this is also how it works. So people you know, find there, okay, Modi built that dam between court judgments and 2 yes, and look, it has changed the face of Gujarat forever. So Samantha, you're absolutely right. Now you're talking. And then Adani faced court decisions. See, that's the way it is going. Absolutely. That is how it goes. I'm glad you're there, Samantha. Welcome to the channel. You are there. Okay, I watch Pakistani YouTube channels only when Pakistan lost. Are you talking about the cricket match? But actually, it's fun. Honestly, Akash, I can understand why you watch them, because it's really fun, you know, seeing them crib all about, you know, their team at that time. I think BBC, Deepak bhai, good afternoon. I think BBC is in financial crunch. They are publishing paid content to free themselves. Possible, because ultimately they are funded by the government. So why not the government itself that should be held accountable as to why they're paying them when they are not doing what they're supposed to do. Okay, BBC जैसा हमारा भी कोई अच्छा इंटरनेशनल चैनल होना चाहिए जो इंडिया का नेट सेट करने में दूसरी कंट्री. सागर, आई थिंक ये ऑलरेडी लास्ट वीक एक चैनल ऐसा आ गया है, कैलिफोर्निया बेस्ड शायद, अमेरिका में कहीं बेस किया है उसको. वो अपनी जो वियॉन वाली एंकर थी, क्या नाम था उनका यार, पलकी ने वहां ज्वाइन किया है. पलकी शर्मा has joined there. Just write for Palki Sharma on YouTube. You'll find her channel. So that has come on the stage, and I hope, and it's funded by who? None other than Mukesh Ambani. So, but that's doing actually a good job. You should watch her. And Akash, खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो उन्हें भी आईपीएल में कमेंट्री के लिए बुला लेना चाहिए. बंदा अच्छा है. नहीं यार, नहीं अच्छा है. आकाश, आपने उसकी कमेंट्री नहीं सुनी? हमारे वर्ल्ड कप में उसने की थी मेरे ख्याल से 2013 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उसके आई थिंक 2013 की थी. बर्बाद कमेंट्री है. he does nothing. I mean, हर्षा भोगले उससे 20 गुनी अच्छी कमेंट्री करते हैं. I mean, किसी बैट्समैन अगर स्ट्रोक मारा है और आप खाली बोलते हैं गुड शॉट बाय टॉम, यू नो, whoever, ये कौन सी कमेंट्री है यार? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है गुड शॉट है भाई, आगे बता ना. तो ऑलराइट, तो एंड बाय द वे, पिछली भी कमेंट्री में जो करके गया था उसके पैसे कैश में लेके गया था, और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन आज तक पाकिस्तान में हुआ है. मैं कितने पाकिस्तानियों को बता चुका हूँ कि ये यहाँ से कैश में पैसे लेके गया है भाई. तो दीपक कुमार कह रहे हैं डिस्पलाइजिंग गवर्नमेंट थ्रू एनजीओ एक्टिविज्म इज ओल्ड टेक ऑफ यूएसए. नॉट ओनली यूएसए, अब तो आप ये मानिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई डिस्टर्बेंस होती है, चाइना फंड कर रहा होगा. बहुत से लोग हैं जिनके बैग में अभी पैसे बचे हुए हैं जो अब इन चीजों पे लगाएंगे दोस्त. इंडिया शुड वर्ल्ड क्लास मीडिया लाइक अल जजीरा, सीएनएन, डॉयचे वेले. एंड वैसे ऋषभ भाई बताओगे कि डॉयचे वेले कौन देखता है आजकल? डॉयचे वेले का रेडियो था, लिमिट हो गया. टीवी कुछ, आई मीन, जर्मनी में और 20 ऐसे चैनल हैं जो ज्यादा अच्छे देखे जाते हैं बजाय कि डॉयचे वेले के. डॉयचे वेले इज गवर्नमेंट फंडेड. मैं उनके साथ में मेरे को दोस्तों ने काम किया है, तो आप जानते हैं, आई नो देम, यू नो. व्हाट फन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉयचे वेले इन द वर्ल्ड मीडिया एज ऑफ नाउ? ओके, अजहर ने काफी दिन से कुछ नहीं किया है. क्यों करेंगे भाई? अभी देखते जाए, मिडिल ईस्ट में आपके जैसे जैसे रिलेशन ठीक होंगे वैसे वैसे इनको अकल आती जाएगी. देखते जाइए आप क्या क्या होता है आकाश. तो आने वाले दिनों में जैसे बॉस फॉरेन पॉलिसी, बिलीव मी, वर्क्स on the basis of how strong you are financially. It is your financial status that drives the foreign policy, nothing else. It is financial status of yours in current modern politics जो आपको स्टेबलाइज भी करता है, आपको प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट आपसे जुड़े हुए होते हैं. सो ये है. श्याम भाई, हाय श्याम भाई. आप लेट हो गए शायद. खैर, तो ये रहा दोस्तों आज का व्लॉग. हम अगेन 44 मिनट्स में पहुंच गए हैं. तो मेरे ख्याल से आज मेरा इरादा अभी आपको खूब आज इंफॉर्मेशन देने का है. सो ट्रस्ट मी दैट आई विल बी बैक वेरी वेरी सून, विद इन फ्यू आवर्स. एंड
we'll take it further from there on. And अरे और सागर आ गए हैं पाकिस्तान को, फिर कब से 3 बिलियन से खत्म हो ही नहीं रहा है। नहीं यार 3 बिलियन से तो कब का नीचे आ गया, हफ्ता हो गया है, वो 2.9 पे आ गया था। मगर ये लोग चूंकि वीकली आपको अनाउंस करते हैं, तो वो आपको जब बताएंगे कि पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ, तो वो नेक्स्ट हफ्ते जब बताएंगे तो बताएंगे ना, जुम्मे का इंतजार कीजिए, तब तक आपको पता लग जाएगा। हाँ ऋषभ, बिल्कुल बिल्कुल वेंटेज है उसका, वेंटेज है उसका नाम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं 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 वेंटेज, आपने पहले ठीक लिखा है, विंटेज नहीं है। मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि विंटेज ज्यादा पॉपुलर नाम लगता है, पर वो वेंटेज है, वो दैट यू एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज इट। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए विदा, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही आप सब लोग नए कंटेंट पर कमेंट्स करेंगे, और काइंडली डू शेयर इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।